हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, केवीएस पेडागोजी में ये फर्स्ट यूनिट है जो पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ये वाइस प्रिंसिपल का जो एलडीसी वाला एग्जाम हुआ था, इसमें इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले मैंने एचएम का जो पेपर हुआ था हेड मास्टर वाला, वो पूरा मैंने डिस्कस किया है यूनिट वाइज। उसको देख करके ज़रूर जाइए, और वाइस प्रिंसिपल वाले जो मैं डाल रही हूँ उसको देख कर ही ज़रूर जाइए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि बालक का द्वितीय समाजीकरण यानी कि सेकेंडरी। अच्छा, इंग्लिश वाले जो है उसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगी, या कुछ क्वेश्चन जो बहुत हिंदी में डिफिकल्ट लगते हैं तो उसको मैं इंग्लिश में करवा दूंगी ताकि आप लोगों को इजी लगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बालक का जो द्वितीयक समाजीकरण होता है यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, उचित व्यवहार सीखने पर केंद्रित होता है जब वह एक सदस्य होता है। तो यानी कि जब ये अच्छा बिहेवियर कब सीखेगा, जब वो कैसा सदस्य होगा, किसका सदस्य होगा। तो देखिए, इसका तरीका होता है कि समूह जो ग्रुप होना चाहिए बच्चे का, वो हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन समाज जो होना चाहिए वो हमेशा बड़ा हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कि बच्चा किसका हिस्सा होगा, बड़े समाज का, कि एक सोसाइटी बड़ी हो लेकिन उसमें एक छोटा ग्रुप हो, उसका वो हिस्सा होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने इंग्लिश में लिया है क्योंकि इंग्लिश में समझना ज़्यादा बेटर होगा इसका। तो इन द कंटेक्ट डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के कंटेक्स में, टू एक्सप्लोर एज रिलेटेड चेंजेस, जो एज से आयु से रिलेटेड जितनी चेंजेस आती हैं, सेवरल डिफरेंट एज ग्रुप आर स्टडीड एट वन टाइम, एक समय में उनका अध्ययन किया जाता है। ये कौन से टाइप का डिज़ाइन होगा, ये देखिए रिसर्च के मेथड होते हैं, जिनमें से कौन से टाइप का होता है तो इसकी मैं बता देती हूँ शॉर्टकट ट्रिक, कि क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, सेम टाइम पे आपको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इनके सेम टाइम पे हम लोग चेंजेस देखते हैं। और जबकि लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, एक लंबे समय पे हम लोग को देखना होता है कि क्या चेंजेस हुई हैं। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन में ग्रुप वगैरह पे रहता है। लॉन्गिट्यूडनल में एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब जो लास्ट दिख रहा है आपको क्रॉस सीक्वेंशियल, इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है पहले और तीसरे का, यानी कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्रॉस सीक्वेंशियल। ठीक है, इसमें भी एक लंबे समय का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इस तरीके से ये एट अ वन टाइम दिख रहा है आपको ना, तो इस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट वाला हुआ। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है, इसमें क्या होता है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है लेकिन कुछ एलिमेंट मिसिंग होता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। तो इसका आंसर वैसे क्या होना था, इसका आंसर होना था फर्स्ट वाला, क्योंकि वन टाइम पे पूछा था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ प्रारंभिक तरीकों में से जिसके द्वारा मानव शिशु दर्शाते हैं कि उनके पास अलग व्यक्तित्व, यानी कि कोई इन्फेंट है वो दर्शाता है कि उसके पास कुछ अलग पर्सनैलिटी है, तो ये बिहेवियर है, तो क्या दिखा रहा है, तो उसका स्वभाव। क्योंकि सीधी सी बात है, एक छोटे से बच्चे के पास अधिगम कौशल, कोई स्किल तो होगी नहीं। ठीक है, भाषा, उसकी लैंग्वेज भी उस समय तो डेवलप हो रही होती है ना, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना फुल्ली मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं होता है, तो उसका स्वभाव ही होता है जो बताता है कि वो एक इन्फेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक मतलब आपका क्वेश्चन था, कि आप अगर थोड़ा सा भी समझ आधारित क्वेश्चन था आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के बच्चे के विकास के संदर्भ में क्या सही है। तो मनुष्य के बच्चे का जो विकास है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके मैं इंग्लिश पे जाती हूँ। तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ ग्रोथ लिखा हुआ है, और ग्रोथ यही क्वेश्चन ही है एग्जैक्टली, कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन चाइल्ड ग्रोथ इज। तो ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ यूनी डायरेक्शनल हमने पढ़ा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा कि स्टेडी होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है। जबकि अगर डेवलपमेंट होता तो डेवलपमेंट आपका मल्टी डायरेक्शनल में होता है और स्टेडी नहीं होता है, यूनिफॉर्म रेट पे नहीं चलता है वो। तो फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के, अब यहाँ डेवलपमेंट ही था, कि कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है। तो पहला देखते हैं कि विकास एक शब्द के रूप में वृद्धि शब्द से तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक है। तो बिल्कुल विकास का जो दायरा है, देखिए डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है ना, तो डेवलपमेंट का जो दायरा है वो ग्रोथ से बड़ा है, उस ग्रोथ की तुलना में, वृद्धि की तुलना में। तो बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही है। फिर नेक्स्ट है, विकास स्थिरता और एकरूपता प्रदर्शित करता है, यानी तो विकास स्थिरता और एकरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। बिल्कुल, अभी मैंने भी बताया कि ग्रोथ में स्थिरता और एकरूपता होती है, यानी कि एक यूनी डायरेक्शनल वे में चलता है, जबकि विकास ऐसा नहीं चलता। तो ये बात भी इन्होंने सही की है। विकास के परिणामों का आकलन व मापन कठिन है। ये लाइन अगर आपने डिफरेंस पढ़ा होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो आपको पता होगा कि डेवलपमेंट का मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये बात भी सही है। लेकिन फोर्थ वाला कह रहा है कि विकास केवल लग गया, तो यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे कि सीटेड में ये सारी ट्रिक बताई
जाती हैं कि जिसमें केवल लगा हो, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे कि सिर्फ गुणात्मक होता है क्या, सिर्फ क्वालिटेटिव होता है, तो नहीं, ये बोथ होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ होता है। तो इसीलिए आपका गलत पूछा गया था, तो गलत में आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 5th के विद्यार्थियों में लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एक्टिविटी, कौन से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो पहला है कि विद्यार्थियों को शीर्षक चांद पर मेरा एक दिन का वर्णन करना, कि अगर इस टॉपिक पे उनको एक्सप्लेन करना है या लिखने को कहना। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को किसी भारतीय त्यौहार पर निबंध लिखने को कहना। तो ये तो वैसे भी एकदम गलत ही दिख रहा है हमको कि निबंध लिखना, ये मतलब एक तरीके से आप नैरो कर दे रहे हो, उसको दायरा सीमित कर दे रहे हो। विद्यार्थियों को जिस विद्यालय में वे दाखिल हैं वहाँ के अनुभव लिखित में साझा करने को कहना, और विद्यार्थियों को उनके भारतीय लोकतंत्र पर विचारों को करना। तो सबसे बेस्ट अगर हम देखा जाए तो थर्ड वाला है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जिसमें अगर उनका एक्सपीरियंस शेयर करने की बात की जाएगी, बच्चों का अनुभव शेयर करने की बात की जाएगी, वो हमेशा ही बेस्ट आंसर माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, कि हम उनके लेखन कौशल को विकसित करने के लिए ये बात करने को कहेंगे, कि उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को कहेंगे, जब उन्होंने जिस स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया है, एनरोलमेंट लिया है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने को, लिखने को कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 7th के विद्यार्थियों हेतु विकासात्मक कार्य आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उनके व्यक्तित्व विकास में उपयुक्त रूप से प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है असफलता को जीवन के एक भाग के रूप में स्वीकार करने पर विद्यार्थियों को व्याख्यान देना। व्याख्यान मतलब लेक्चर देना। अब अगर आपने सीटेड पढ़ा तो आपको पता होगा लेक्चर देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये कभी भी हमेशा निगेटिव टैग वर्ड में जाता है। लेकिन फिर भी अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके पिछले नकारात्मक अनुभव, जितने निगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्होंने कैसे सामना किया को साझा करना। कि बच्चों से हम पूछेंगे कि कैसे कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको लेकर के वो साझा करें। तो एक्सपीरियंस शेयर करना इज़ अ गुड थिंग, तो ये तो अच्छा हो रहा है। विद्यार्थियों को उनकी समाज की दूरदर्शिता की चर्चा करने के लिए कहना, कि वो सोसाइटी के बारे में क्या विज़न रखते हैं, तो उसके बारे में कहना। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की ऑब्जर्विंग स्किल या सोचने की क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। फोर्थ है संकल्पना बढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को उस कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनाने को कहना। तो ये तो अब बहुत अच्छा हुआ ना कि हम अगर कोई टॉपिक पढ़ाएं उसके बाद हम कहें कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग हुआ एक टाइप का, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहली बात तो लेक्चर देने की बात की जा रही थी, जो कि कभी अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने अपने शिक्षण विषय में विद्यार्थियों को औसत से उच्च अंक प्राप्त करने वाले, यानी कि एवरेज से अधिक वाले, एवरेज अंक प्राप्त करने वाले और एवरेज से जो कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बांटा है। ऐसा क्वेश्चन HM में भी आया था, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए उसी बेस पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। एक बार एग्जाम से एक दिन पहले भी आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने, 3 टाइप डिवीज़न कर दिया। एक तो हो गया कि एवरेज से ऊपर वाले, एक हो गया एवरेज वाले, एक हो गया एवरेज से नीचे वाले। अब शिक्षक अपने शिक्षण को इसी के अनुसार आयोजित करता है। ये ऐसा उसने इसलिए किया, मतलब ग्रुप नहीं बनाया उसने, केवल एक हिसाब से माइंड में डिवीज़न कर लिया और उसी हिसाब से अपने टीचिंग को आयोजित किया, प्लान किया कि हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों को इस प्रकार के विभाजन के बारे में पता नहीं है, तो स्टूडेंट को ऑब्वियसली नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये तो सब कुछ टीचर के माइंड में चल रहा है। तो ऐसा क्यों किया गया, तो शिक्षक क्या कर रहा है, विद्यार्थियों का प्रदर्शन प्रोत्साहित कर रहा है, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता प्रोत्साहित कर रहा है, तो कंपटीशन तो नहीं डाल रहा है बिल्कुल भी। विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। कक्षा में अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है, तो तीनों ही निगेटिव सेंस दे रहे थे, लेकिन एकमात्र यही आंसर बचता है जो कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन प्रोत्साहित कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रदर्शन कर सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें। नवा क्वेश्चन है कि क्लास 7th के विद्यार्थियों में प्रस्तुतिकरण कौशल प्रोत्साहित करने हेतु प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती हैं उसको इनकरेज करने के लिए एक शिक्षक उन्हें कुछ विषय देता है, कुछ टॉपिक देता है और कुछ दिन बाद कहता है कि उसी टॉपिक को आप प्रेजेंट करो। जैसे अगर हम लोग को असाइनमेंट दिया जाता था ना, कि असाइन किया जाता था, फिर कहा जाता था कि आप प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो फिर प्रेजेंटेशन बच्चे करते भी हैं। बच्चों के प्रेजेंटेशन के दौरान शिक्षक उन्हें प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक देता है कि अच्छा यहाँ ये मिस्टेक रही है, और अन्य विद्यार्थियों से प्रश्न करने को कहता है। मान लीजिए एक
बच्चा है जो प्रेजेंटेशन कर रहा है तो और बच्चों से भी ये प्रश्न करता है कि उसके कार्यों का मूल्यांकन करें कि इसकी क्या कमी रही, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं। पहला है कक्षा का वातावरण विद्यार्थियों के प्रबंधन का स्रोत है। तो बिल्कुल क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ बताइएगा रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी, कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट है क्लास का वातावरण विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है। तो बिल्कुल मोटिवेट ही कर रहा है उसे। क्लास का वातावरण विद्यार्थियों में विविधता का पोषण कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या डाइवर्सिटी पैदा कर रहा है, बच्चों में विविधता ला रहा है, अलग अलग कर रहा है, नहीं। तो ये तो एकदम गलत हो गया। क्लास का वातावरण विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों यानी कि कॉग्निटिव जो टॉपिक्स है उनको बढ़ावा दे रहा है, कॉग्निज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो बिल्कुल ये बात भी सही है। ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, लेकिन थर्ड गलत है, हमसे गलत ही पूछा था, इसीलिए थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट संस्कृति के सदस्यों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण, मूल्यों एवं कार्यों को एक बालक सीखता है। यानी कि किसी एक कल्चर के सदस्यों के उपयुक्त दृष्टिकोण के लिए कोई मूल्य, अब इसको मैं इंग्लिश में जाती हूँ, बहुत शुद्ध हिंदी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक चाइल्ड लर्न एटीट्यूड एंड द वैल्यू एंड एक्शन। एटीट्यूड और वैल्यू जो एक्शन सीखता है एप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर। किसी संस्कृति का मेंबर होते हुए जो वो सीखता है वो कहाँ से सीखता है? तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग होती है उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन से, यहीं से वो एटीट्यूड, वैल्यू और एक्शन सीखता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है द पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का पैटर्न कैसा होता है? दो ऑप्शन देते हैं, एक स्पाइरल है और एक है लीनियर। तो ऑब्वियसली लीनियर तो होगा नहीं, एक रूप से तो चलता नहीं है ना, एकदम एक दिवसीय भी नहीं होता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरल। ठीक है, सर्पिलाकार जिसको बोलते हैं, सर्पिलाकार इसका पैटर्न होता है विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा बालक के जीवन में वृद्धि और विकास का यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेस होता है। तो हमको पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अनुवांशिक कारक ही होता है ना, शुरुआती हेरिडिटी फैक्टर से होती है, क्योंकि जीन्स वगैरह का आना भी तो अनुवांशिक कारक ही हुआ ना, तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल अपने पिता के साथ कार में बैठता है और उसके पिता कार चलाते हैं। अनिल तेज यानी कि गति के लिए अपने पिता को आलोचना करता है। उसके पापा तेज कार चला रहे होते हैं जिसके लिए वो मना करता है, कि कहता है कि क्योंकि तेज गति से बताए गए कानून के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। तो ये कोलरबर्ग की कौन सी स्टेज है? तो ये आपकी पारंपरिक स्तर होगा, यानी कि कन्वेंशनल, एक मिनट जी, तो कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी होगा। ठीक है, इसका आंसर। तो कोलरबर्ग को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एचएम में नहीं पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है एरिक्सन का साइकोलॉजिकल स्टेज। तो एरिक एरिक्सन की जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है ना, वो जरूर पढ़िएगा। उसको मैं बताती हूँ, दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो एरिक एरिक्सन थे ना, इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, जो साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी थी, साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर दी थी, और इन्होंने टोटल 8 अवस्थाएं बताई थी। उन्हीं 8 में से इन्होंने पूछा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रन फील इरिस्पॉन्सिबल एंड एंग्जियस, यानी कि वो इरिस्पॉन्सिबल महसूस करता है और एंग्जियस महसूस करता है। तो वो कौन सी क्राइसिस में, कौन सी दुविधा में है? तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 4 बताए हैं। अब चारों की मैं एज बता देती हूँ। इंडस्ट्री, देखिए सबसे पहला आता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाला। सबसे पहली जो स्टेज होती है ये नंबर 1 होती है। तो इसका जो एज ग्रुप होता है वो 0 से लेकर के, किसी बुक में 1 ईयर दे रखा है, किसी बुक में 1.5 ईयर यानी कि 18 महीने तक का दे रखा है। तो आपका, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, लेकिन तो जो पहली स्टेज थी वो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की थी, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ये 0 से 1 साल तक की होती है। फिर जो दूसरी स्टेज है वो है इनिशिएट एंड गिल्ट। इनिशिएट एंड गिल्ट जो कि 4th वाली है, वो जो एज होती है वो होती है 1 से लेकर के 3 साल, या कहीं कहीं 1.5 साल से लेकर 3 साल दे रखा है। फिर जो अगली स्टेज है थर्ड वाली, वो है इनिशिएटिव, एक मिनट गलत कर दिया मैंने, देखिए यही होता है ना कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। पहला था ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो कि आपका 0 to 1 ईयर होता है। सेकंड है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ठीक है, ये सेकंड स्टेज होती है। आप वैसे पढ़ लीजिएगा एरिक एरिक्सन वाला, अगर आपको कंटेंट नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। तो एरिक एरिक्सन वाला ऑटोनॉमी एंड वर्सेस सेम वाली जो है वो आपकी 1 से 3 साल के बीच में होती है। थर्ड जो स्टेज है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, जो आपकी
3 से 6 साल तक होती है। और जो फोर्थ है वो इंडस्ट्री और इन्फीरियॉरिटी वाली है, जिसको हिंदी में परिश्रम बनाम हीनता कहते हैं, वो 6 से 12 होती है। इसके बाद भी 4 स्टेज हैं। एक है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 12 से 18 होगी। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। तो इस तरीके से 8 स्टेज है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही 4-5 स्टेज से पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ कि कौन सा आंसर है, कि जिसमें चिल्ड्रन इररिस्पॉन्सिबल फील करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहल बनाम ग्लानि, ये इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेज से पूछा गया है कि सेम और डाउट की क्या एज होती है। तो अभी मैंने बताया भी था कि सेम और डाउट वाली जो ऑटोनॉमी वर्सेस जो सेम था, ये देखिए थर्ड, एक मिनट, ये वाला, इसकी मैंने एज बताई थी 1 to 3 ईयर। और देखिए यही ऑप्शन है इसका 1 to 3 ईयर। तो एज अच्छे से याद कर लीजिएगा, और क्या उसमें मतलब क्या कंडीशन होती है वो याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, और इसके बाद अगला टॉपिक वाइज में अपलोड कर दूँगी।